विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नवल किशोर आज आपके समक्ष पुनः बीए तृतीय वर्ष के शिक्षण बिंदु मैथिली शरण गुप्त को लेकर उपस्थित हूँ। मैथिली शरण गुप्त के काव्य में हमने पहले जो उनका प्रसिद्ध महाकाव्य साकेत है उसके काव्य सौष्ठव के बारे में अध्ययन किया। आज हम मैथिली शरण गुप्त के काव्य में युग चित्रण के बारे में अध्ययन करेंगे। आपको पता है कविवर मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। अतः उनकी कविता में द्विवेदी युगीन कविता की समस्त विशेषताएं उपलब्ध होती है। इस काल में राष्ट्रीयता, समाज सुधार, नव जागरण, स्वातंत्र्य चेतना, मानवतावाद, सामाजिक समता एवं गांधीवाद का बोलबाला था। अतः गुप्त जी ने भी अपनी रचनाओं में इन मूल्यों का समावेश करते हुए युगबोध एवं समसामयिकता की प्रवृत्ति का परिचय दिया है। यदि हम मैथिली शरण गुप्त के काव्य में युग चित्रण को बिंदुवार समझें तो सबसे प्रथम बिंदु जो विशेषता उस काल की उनके काव्य में दिखाई देती है वह है राष्ट्रीयता एवं स्वातंत्र्य चेतना। गुप्त जी की भारत भारती राष्ट्रीयता एवं स्वातंत्र्य चेतना से ओतप्रोत ऐसी रचना थी जिस पर अंग्रेजी सरकार ने प्रतिबंध भी लगा दिया था। इस रचना में उन्होंने देशवासियों को पराधीनता की बेड़ियों से मुक्ति पाने का संदेश देते हुए कहा है कि शासन किसी पर जाति का चाहे विवेक विशिष्ट हो, शासन किसी पर जाति का चाहे विवेक विशिष्ट हो, संभव नहीं है किंतु जो सर्वांश में वह इष्ट हो। इस प्रकार से उन्होंने देशवासियों से इस परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्ति की कामना करते हुए उन्हें इस ओर प्रेरित करने का प्रयास किया है और अपनी रचनाओं में स्वातंत्र्य प्रेम और स्वाधीनता का स्वर है प्रदान किया है। अगली विशेषता यदि इनके काव्य की देखें और उस समय गांधी जी के परिवेश को देखते हुए, गांधी जी के नेतृत्व को देखते हुए, वह विशेषता है अहिंसात्मक आंदोलन व सत्याग्रह। भारतवासियों के अहिंसापूर्ण आंदोलनों एवं सत्याग्रह की शक्ति का उद्घोष करते हुए गुप्त जी ने तत्कालीन युग का चित्र इन पंक्तियों में अंकित किया है। अस्थिर किया टोप वालों को गांधी टोपी वालों ने, अस्थिर किया टोप वालों को गांधी टोपी वालों ने, शस्त्र बिना संग्राम किया है इन माई के लालों ने। इस प्रकार से जो उस समय का गांधी जी का अहिंसात्मक आंदोलन था उसका चित्र अंकित उन्होंने अपने काव्य में किया है। और इसी प्रकार से गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन साकेत में कुछ इस रूप में दिखाई देता है। जाओ यदि जा सको रौंद हमको यहाँ, जाओ यदि जा सको रौंद हमको यहाँ, यों कह पथ में लेट गए बहुजन वहाँ। इस प्रकार से आपने देखा कि वन गमन करते हुए राम के मार्ग में तमाम अयोध्यावासी उसी प्रकार से लेट गए जैसे गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन में भारतीय लोग करते थे। गुप्त जी के साहित्य में आप अगली जो विशेषता देख रहे हैं वह है तत्कालीन समाज या तत्कालीन सामाजिक दशा का निरूपण। इस प्रकार से गुप्त जी ने अपने साहित्य में तत्कालीन समाज की जो दशा है उसका पूर्ण रूप से निरूपण करने का प्रयास किया है। वे ऊंच नीच की भावना के विरोधी हैं। समाज के दलित वर्ग को प्रतिष्ठा प्रदान करते हुए उन्हें पवित्र गंगा का वे सहोदर स्वीकार करते हैं और अपनी रचना में कहते हैं, उत्पन्न हो तुम प्रभु पदों से जो सभी को ध्येय हैं,
उत्पन्न हो तुम प्रभु पदों से, जो सभी को ध्येय हैं। तुम हो सहोदर सुरसरी के, चरित जिसके गे हैं। इस प्रकार से उन्हें सुरसरी के समान बताते हुए, गंगा के सहोदर पवित्र बताते हुए और गे बताया है। सामाजिक सद्भाव व एकता के पक्षधर गुप्त जी ने जाति, धर्म, मत, संप्रदाय के भेदों को भुलाकर प्रेम से रहने का संदेश दिया है। और वे प्रेम से रहने का संदेश देते हुए अपनी रचना में कहते हैं, आचार में कुछ भेद हो पर प्रेम हो व्यवहार में। आचार में कुछ भेद हो पर प्रेम हो व्यवहार में। देखें हमें फिर कौन सुख मिलता नहीं संसार में। इस प्रकार से प्रेम से रहने का जो संदेश है उन्होंने अपने काव्य में दिया है। भले ही मन में विचारों में भेद हो, लेकिन मन में हमेशा भेद नहीं होना चाहिए। अगली विशेषता या युग चित्रण के बिंदु की तरफ ध्यान दें तो उन्होंने अपने काव्य में नारी की महत्ता का प्रतिपादन भी किया है। गुप्त जी ने समाज में नारी की महत्ता का प्रतिपादन विशिष्ट रूप से किया है। नारी की विविधता का प्रतिपादन यशोधरा में वे इन शब्दों में करते हैं कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। इस प्रकार से महिला की स्थिति का भी निरूपण करते हैं और उनकी जो महत्ता और महत्व समाज में है उसको भी ठोस रूप से प्रतिपादन करने का प्रयास उन्होंने अपने काव्य में किया है। इसके साथ ही अगले बिंदु की तरफ चलें तो गुप्त जी ने किसानों की दयनीय दशा का भी चित्रण अपने काव्य में किया है। गुप्त जी ने किसान नामक काव्य ग्रंथ में किसानों की दीनहीन व दयनीय दशा के चित्र अंकित किए हैं। स्वदेश संगीत में उन्होंने गांधी जी के सत्याग्रह की प्रशंसा करते हुए कहा है कि सत्याग्रह है कवच हमारा, कर देखो कोई भी वार। सत्याग्रह है कवच हमारा, कर देखो कोई भी वार। हार मानकर शत्रु स्वयं ही यहाँ करेंगे मित्राचार। इस प्रकार से उन्होंने सत्याग्रह का जो कवच है उसकी जो दृढ़ता है उसको बताया है और साथ ही किसानों के लिए इस कवच को सबसे बड़ा कवच बताकर शत्रु को हराने का इसे साधन बताया है। अगले बिंदु की तरफ चलें तो स्वार्थपरता व भ्रष्टाचार का भी उन्होंने वर्णन किया है। तो जब समाज का वर्णन करते हैं या समाज को चारों ओर से देखने का प्रयास करते हैं तो उसमें फैली हुई बुराइयां भी अछूती नहीं रहती। स्पष्ट है कि गुप्त जी प्रजातंत्र को देश के लिए उचित मानते हैं, पर यह भी जानते हैं कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के कतिपय दोषों से त्रस्त हैं, स्वार्थपरता, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, इनका बोलबाला समाज में हो गया है। इसीलिए वे इनका वर्णन करते हुए कहते हैं कि स्वयं श्रेष्ठ को चुन लेने में लोक आज असमर्थ। स्वयं श्रेष्ठ को चुन लेने में लोक आज असमर्थ। आसपास के स्वार्थों तक ही लोगों के व्यापार। इस प्रकार से गुप्त जी ने जो भी समाज में बुराइयां देखी, जो भी उन्होंने उस समय समाज में फैली हुई विद्रूपताएं देखी, उसके बारे में भी उन्होंने अपने काव्य में वर्णन किया है। इसके साथ ही यदि हम देखें तो द्विवेदी युग के कवि हैं और गुप्त जी यदि द्विवेदी युग के कवि हैं तो उस काल की समस्त विशेषताएं भी उनके काव्य में आना स्वाभाविक है। तो द्विवेदी युग की समस्त विशेषताएं आपके काव्य में आ गई है। स्पष्ट है कि द्विवेदी युग के कवि होने के कारण साकेत जो उन्होंने रचा है तो साकेत के राम समाज के तिरस्कृत
दलित, दीनहीन, पीड़ित, दुखी जनों की पीड़ा का हरण करने के लिए उन्होंने राम के अवतार को प्रस्तुत किया है। वे अपने अवतार का प्रयोजन बताते हुए कहते हैं, मैं आया उनके हेतु कि जो तापित हैं, मैं आया उनके हेतु जो कि तापित हैं, जो विवश, विकल, बलहीन, दीन शापित हैं। इस प्रकार से उन्होंने समाज में श्री रामचंद्र जी का जो अवतार है उसका प्रयोजन स्पष्ट किया है। गुप्त जी यथार्थवादी कवि हैं और वे चाहते हैं कि सबको अपनी बात कहने का अवसर मिले, किंतु वे सब अपनी मर्यादाओं में भी रहें। इसीलिए वे कहते हैं, जितने प्रवाह हैं बहें अवश्य बहें वे, जितने प्रवाह हैं बहें अवश्य बहें वे, निज मर्यादा में किंतु सदैव रहें वे। इसलिए मर्यादा के पोषक भी थे। उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम का चित्र अंकित करते हुए सभी को अपनी मर्यादा में रहने का संदेश भी दिया है। अगली विशेषता की तरफ ध्यान दें तो हम देखते हैं कि विद्यार्थियों, गुप्त जी समाजवाद के भी पोषक हैं। यदि उनके काव्य को देखें तो हमें पता चलता है कि वे समाजवाद के पोषक दिखाई पड़ते हैं। वे कहते हैं कि जो परिश्रम करेगा उसी को फल मिलना चाहिए, किसी को भी दूसरे के श्रम का शोषण करने का अधिकार नहीं है। इसीलिए वे लिखते हैं, जिसका श्रम होगा आय उसी की होगी, जिसका श्रम होगा आय उसी की होगी, होना ही होगा हमें तुम्हें उद्योगी। इस प्रकार से उद्योगी को उसका श्रम का फल अवश्य मिलना चाहिए और हमें और तुम्हें सबको उद्योगी बनना पड़ेगा। ऐसा वे अपने काव्य में लिखते हैं और समाजवाद का समर्थन करते हैं। अगली विशेषता पे ध्यान दें तो गुप्त जी ने अपने काव्य के द्वारा हिंदू और मुस्लिम एकता पर बल दिया है। समाज में उस समय दो बड़े संप्रदाय जो कि आपस में विभिन्न मुद्दों पर झगड़ते रहते थे, गुप्त जी ने अपने काव्य के द्वारा उन्हें एक करने का, उनमें आपसी भाईचारा बढ़ाने का प्रयास किया है। इसके अलावा यदि अब अंतिम बिंदु की तरफ ध्यान दें तो गुप्त जी का साहित्य कह सकते हैं विश्व बंधुत्व की भावना को बढ़ाने वाला है। सारा विश्व हमारा घर है और हम उस घर में रहने वाले प्राणी हैं, परिवारजन हैं। इस प्रकार की भावना हमें गुप्त जी के काव्य में दिखाई पड़ती है। गुप्त जी का काव्य संकीर्ण नहीं है, वह व्यापक है, वह विशाल है। इसीलिए कह सकते हैं कि वस्तुतः गुप्त जी मानवतावाद के समर्थक थे और निष्काम कर्म, विश्व बंधुत्व, सामाजिक समता, राष्ट्रीय चेतना व हिंदू मुस्लिम एकता पर उन्होंने विशेष रूप से बल दिया है। वे जड़ता और निष्क्रियता को समाप्त कर आत्मगौरव की भावना जागृत करने में निश्चय ही जीवन पर्यंत संलग्न रहे। उनकी कविता युग का स्वच्छ दर्पण है, जिससे हमें तत्कालीन युग समग्र रूप में प्रतिबिंबित दिखाई देता है। इस प्रकार से गुप्त जी के काव्य में तत्कालीन समाज की पूरी छाप हमें दिखाई देती है। कह सकते हैं कि अपने युग का चित्रण करने में वे पूर्ण रूप से सक्षम और समर्थ रहे हैं। इस प्रकार विद्यार्थियों, आज आपने मैथिली शरण गुप्त के काव्य में युग चित्रण इस बिंदु के बारे में पढ़ा, हमने इसके बारे में चर्चा की और अब हम अगले कालांश में अगले कवि और अगले शिक्षण बिंदु की ओर बढ़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत आभार।